देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने लिया है उसमें दो आवेश हैं ए और बी। दोनों का द्रव्यमान भी समान है और दोनों पर आवेश भी समान है, पर दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रक्षेपित किया गया है, एक दूसरे की ओर प्रक्षेपित किया गया है। हमें यहां पर सवालों के जवाब देते समय आवेशों के मध्य जो चुंबकीय बल है, वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको अपने को नगण्य लेना है। अब सवाल यह है कि V के किस मान तक दोनों आवेशित कण नहीं टकराएंगे, जबकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपने को d दे रखी है। V के किस मान तक दोनों आवेशित कण नहीं टकराएंगे। देखिए अपने पास अगर हम कंसेप्ट पर जाएं तो R होता है mv/qb, बहुत बेसिक सी बात। अब बच्चों सामान्य बात है कि अगर मैं V बढ़ाता हूं तो R बढ़ेगा, अगर मैं V बढ़ाता हूं तो R बढ़ेगा। V बढ़ाने से मतलब R बढ़ेगा और R बढ़ाने का मतलब सर्किल बड़ा होता जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ज्यादा स्पीड से फेंकूंगा तो सर्किल बड़ा होगा। अब हम चाहते हैं टकराए नहीं, तो बहुत सिंपल सी बात, पहली चीज तो घूमेगा कैसे, इसकी गति दाएं और फील्ड अंदर तो ये ऊपर घूमेगा, इस पर बल ऊपर लगेगा तो ये ऊपर घूमेगा। इसकी गति लेफ्ट में, फील्ड अंदर तो ये इसकी गति लेफ्ट में और फील्ड अंदर, ये प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है यहां पर ना। तो इसकी गति लेफ्ट में, फील्ड अंदर और इसके ऊपर फोर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज और ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब हम चाहते हैं बच्चों कि V के किस मान तक, यानी V का अधिकतम मान जानना चाहते हैं और हम टक्कर भी नहीं चाहते। तो सिंपल सी फंडा कि टक्कर ना हो उसके लिए क्या है कि अगर A का वृत्तीय मार्ग ये है और B का वृत्तीय मार्ग ये है, तो उस स्थिति में अब हमने जो प्रोजेक्ट किया है उनको, वो इस बिंदु से प्रोजेक्ट किया है। कि स्टार्टिंग में उनकी वेलोसिटी ऐसे थी, तो अगर हम चाहते हैं नहीं टकराएं तो इसका मतलब यह है कि इसके वृत्त की त्रिज्या मैक्सिमम d/2 होनी चाहिए। तो ये यहां से गुजर जाएगा, वो भी उधर गुजर जाएगा, टक्कर नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में R मैक्सिमम बराबर V मैक्सिमम अपॉन QB, टक्कर नहीं होने के लिए, टक्कर नहीं होने के लिए, और ये d/2 के बराबर होना चाहिए। तो V मैक्सिमम हो गया बच्चों QBD अपॉन 2M। कहने का मतलब क्या है कि V का मान अगर इतना या इससे कम है तो टक्कर नहीं होगी, और इससे ज्यादा है तो फिर टक्कर होगी। बच्चों जो हमारा सवाल चल रहा है उसका एक और पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं। सवाल यह है कि यदि V का मान 2Vm के बराबर हुआ तो कितने समय बाद दोनों आपस में टकराएंगे। हम प्रूव कर चुके हैं कि V बराबर Vm तक टक्कर नहीं होगी, लेकिन क्या बोला है कि यदि V का मान 2Vm के बराबर हो, और Vm हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। Vm हमने कितना कैलकुलेट किया था बच्चों, QBD अपॉन 2M। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने जो प्रक्षेपित किया दोनों को एक दूसरे की ओर, वो इस मान के डबल मान से प्रक्षेपित किया, तो कितने देर बाद दोनों आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, बात को समझने का प्रयास करिएगा। जाहिर है
जब v का मान vm के बराबर होता तो ये ऐसे यहां से बच के निकल जाते, दोनों टक्कर नहीं हो पाती और ये दूरी d थी उनके बीच। लेकिन अब चूंकि स्पीड बढ़ा दी तो इसका सर्कल बड़ा हो जाएगा, उसका भी सर्कल बड़ा हो जाएगा। तो एक घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो मान लीजिए t समय बाद दोनों में टक्कर हुई, ये घूमेगा ऐसे, ये घूमेगा ऐसे, और t समय बाद दोनों में टक्कर हुई। अब समझने की कोशिश करिएगा, ये घूमता चला जाएगा, ये 2vm स्पीड से घूम रहा है, ये ऐसे घूमता चला जा रहा है, ये भी 2vm स्पीड से घूम रहा है। अब ये देख लेते हैं कि जब टक्कर हुई तो ये वाला कितने कोण से घूमा, सिमेट्री है, जितने एंगल से ये घूमा उतने ही एंगल से वो घूमा होगा। अब बात को समझिएगा, मान लीजिए ये जो वृत्त बना रहा है उस वृत्त की त्रिज्या r है, तो r का मान mv/qb और v का मान अपने को सवाल में 2vm के बराबर दिया हुआ है, तो 2vm डाल दिया मैंने यहाँ। तो ये तो हमारे इसके वृत्त की त्रिज्या आ गई, उसके वृत्त की त्रिज्या भी यही रही होगी। अब हमारे पास चूंकि इस सर्कल की त्रिज्या आ चुकी है, माना टकराते समय ये थीटा कोण से घूम चुका है, लेकिन जाहिर है क्योंकि दोनों के बीच की दूरी अपने को यहां पर d दे रखी थी और बिल्कुल जब टकराएंगे तो ये चल रहा है यूं, तो इस तरीके से चल रहे हैं, तो आधी दूरी ये तय करेगा, आधी दूरी वो तय करेगा। इस रेखा के अनुदिश ये वाली जो दूरी d/2 होगी, तो ये पूरी दूरी d थी, तो ये वाली दूरी d/2 है। लेकिन अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो ये, और ये थीटा कोण से घूमा है, तो यहां से बच्चों यहां तक की जो लंबाई है वो तो r cos थीटा के बराबर हो गई, और यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है, ये r sin थीटा के बराबर हो गई। और हमें पता है ये लंबाई d/2 के बराबर है, r का मान हमारे पास है, तो r का मान तो हमने स्पीड के हिसाब से लिख लिया, ये r है तो ये r sin थीटा है, और r sin थीटा का मान d/2 के बराबर है, तो d/2 बराबर r sin थीटा, r की जगह r का मान डाल दिया, इससे हमारे पास sin थीटा का मान आ गया, और Vm का मान qb/2m इसके पहले वाले पार्ट में हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो sin थीटा का मान 1/2 आ गया, यानी थीटा बराबर π/6 आ गया। कहने का अर्थ क्या है कि जब ये π/6 के कोण से घूमेगा तो वो भी π/6 के कोण से घूमेगा, और उस वक्त टक्कर होगी, इस पॉइंट पर टक्कर होगी। तो जिस पॉइंट पर टक्कर होगी उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले A और B दोनों π/6 के कोण से घूम चुके होंगे। कितने कोण से घूम चुके होंगे बच्चों? π/6 के कोण से घूम चुके होंगे। तो कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय स्पीड ओमेगा, तो समय आ गया हमारे पास थीटा बटा ओमेगा से, और ओमेगा का मान अपन जानते ही हैं, वो होता है qb/m, तो आंसर आ गया टी का। अब सवाल यह है कि टक्कर के बाद क्या होगा। अब इस पॉइंट पे आके टकरा गए, तो इंटरेस्टिंग फंडा, एक ये दूसरा, इस पे चार्ज था +q, इस पे चार्ज था -q, इसका मास था m, इसका भी मास था m। तो जब ये टकराएंगे और एक पर चार्ज +q है, दूसरे पर चार्ज -q, तो आपस में चिपक जाएंगे, और चिपकने से यहां बन गया 2m और चार्ज हो गया 0। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों? इसकी स्पीड जिस मोमेंट पे टकराए थे इधर की तरफ थी, इसकी स्पीड इधर की तरफ थी, तो टकराने के बाद जो पार्टिकल बनेगा उस पर चार्ज 0 हो जाएगा, तो जो 2m बनेगा उसकी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आ जाएगी, और नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आने से और चार्ज 0 हो गया, तो उसके बाद, तो टक्कर के बाद 2m सरल रेखीय
गति करेगा, क्योंकि इस पर मैग्नेटिक फोर्स का मान 0 हो जाएगा, तो इसकी वृत्तीय गति समाप्त हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन पर चलेगा। प्यारे बच्चों, अभी हमारी चर्चा आवेशित कण की गति पर चल रही थी मैग्नेटिक फील्ड में, और गति थी वृत्तीय गति। अब मैं आपसे हेलिकल मोशन के बारे में बात कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, जब आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है, तो उस स्थिति में जो आवेशित कण है उसका मार्ग वृत्तीय मार्ग होता है। लेकिन अगर हम आवेशित कण को कुछ कोण बनाते हुए, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ कोण बनाते हुए प्रक्षेपित करें, तो ऐसी परिस्थिति में जो मोशन होगा वो हेलिकल मोशन होगा। बात को समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है दाएं ओर। अगर आपने आवेश को यहां पर लंबवत प्रक्षेपित किया होता, तो उस स्थिति में आवेश की गति वृत्तीय गति होती, और उसका विक्षेपण कैसे होता वो आप आसानी से समझ सकते हैं। आपने प्रक्षेपित किया यूं, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो उसके ऊपर धक्का लगता अंदर की तरफ, तो उसकी गति वृत्तीय गति होती, और इस तरीके से वो सर्कल पर गति करता रहता। ये उसकी एक्सिस हो जाती। अगर हम इस साइड से देखें, इस साइड से व्यू करें, इस साइड से देखा जाए, तो हमें आवेशित कण की जो गति है वो क्लॉकवाइज गति दिखाई देगी। क्लॉकवाइज गति उसकी दिखाई देगी स्पीड v के साथ, और ऐसी परिस्थिति में r का जो मान होगा वो mv/qb के बराबर होगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ये चर्चा हम कर चुके हैं। अब बच्चों, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर ये कोण 90 नहीं हो, 90 से कम हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो अब क्या होगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। विशेषता होती है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके समांतर जो वेलोसिटी का घटक होता है उसको प्रभावित नहीं करता। कॉन्सेप्ट, इफ या यूं कहें, F मैग्नेटिक फोर्स V पैरेलल के कारण आवेश कोई चुंबकीय बल महसूस नहीं करता। किसके कारण? V पैरेलल के कारण। V पैरेलल क्या है बच्चों? यहां पर B के अनुदिश वेग। तो अगर मैं इसको तोड़ दूं, एक घटक तो हो गया V पैरेलल और एक घटक हो गया V परपेंडिकुलर। तो V पैरेलल हो गया यहां पर V कोस थीटा और V परपेंडिकुलर हो गया यहां पर V साइन थीटा। बच्चों F मैग्नेटिक जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स Q V परपेंडिकुलर इंटू V। 1 + 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2
V परपेंडिकुलर का मतलब है वेग का B के लंबवत घटक। तो कोई भी गतिमान आवेश जो बल महसूस करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो बल उस वेग के कारण होगा जो कि दिए गए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, और जो घटक समांतर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गया, तो इसका मतलब अब दो बातें होंगी बच्चों। इसके कारण ये क्लॉकवाइज सर्कल बनाएगा और इसके कारण आगे चलेगा। तो यहां पर जो घटना घटेगी वो इस तरीके से गति होगी। यहां पर चार्ज आगे भी बढ़ेगा और सर्कल में भी घूमेगा। तो दाएं तरफ बढ़ भी रहा है इस वेग के कारण और सर्कल में घूम भी रहा है। तो ये हेलिक्स की एक्सिस हो गई। और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो R बराबर होगा mv अपॉन qv लिखते थे हम, लेकिन v का मतलब बच्चों ध्यान रखना v परपेंडिकुलर होता है। v से मतलब होता है v परपेंडिकुलर, वो वेग जो b के लंबवत है। यहां mv sin थीटा बाई qv हो जाएगा। और एक टर्म होती है बच्चों पिच, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r बाई qb, टू पाई r यानी कि सॉरी 2 पाई r बाई v कौन सा, v परपेंडिकुलर। तो टाइम पीरियड तो इंडिपेंडेंट है ही, तो 2 पाई m बाई qb हो जाएगा ये। और पिच का मतलब होता है बच्चों v पैरेलल इंटू t, अर्थात एक चक्कर लगाने के दौरान आवेशित कण कितना आगे बढ़ा, कितना मैग्नेटिक फील्ड के अनुदिश चला। तो एक चक्कर लगाने के दौरान मैग्नेटिक फील्ड के अनुदिश जितना चलेगा उसे हम पिच कहेंगे। और पिच हो गई हियर, पिच बराबर v cos थीटा इंटू t 2 पाई m बाई qb। ये पिच का आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ कोण बनाते हुए है तो मार्ग हेलिकल मार्ग होगा। इसको बोलेंगे हम हेलिकल पाथ। हाँ तो बच्चों, अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आवेशित कण की गति की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के संयुक्त क्षेत्र में गति की चर्चा कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उपलब्ध है, मैग्नेटिक फील्ड भी उपलब्ध है और आवेश संयुक्त क्षेत्र में गतिमान है। सिंबल्स का मतलब आपको पता ही है, v का मतलब वेलोसिटी, e मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, v मतलब मैग्नेटिक फील्ड, Fe यानी कि QE इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल, और F मैग्नेटिक यानी QV क्रॉस B चुंबकीय बल। तो F का मान हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों का मिला के नेट बल, F यानी नेट बल। Q विद साइन लेना है अपने को यहाँ पर, और दोनों के संयुक्त फोर्स को कहते हैं हम लोरेंज बल। वैद्युत बल एवं चुंबकीय बल का परिणामी जो होता है उसको हम लोरेंज फोर्स कहते हैं। अब मैं स्पेशल केस पे चर्चा कर रहा हूं। पहला केस मैंने लिया यदि F बराबर 0, लोरेंज बल का मान 0 है और थीटा का मान 90 डिग्री है, यानी कि जो B और V हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, यानी आवेश ने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया है। और F 0 है तो F 0 होने का मतलब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो परिमाण बराबर हो गए। तो
इसका परिमाण ये, इसका परिमाण ये, थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, तो v का मान हो गया e बाई बी। क्या अर्थ है इस बात का? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, जो बात मैं बोलने वाला था, मान लीजिए b तो है क्रॉस का और आपने प्रक्षेपित किया आवेश को ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है ये, और q आवेश है प्लस q। तो आप नोटिस करिए ये चुंबकीय क्षेत्र b है और इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसकी गति v अपरिवर्तित है। ये इसी रेखा पर गतिमान है। बच्चों सिंपल फंडा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसके बावजूद भी v अपरिवर्तित है और ये गति की रेखा बनी हुई है, तो इसका मतलब उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब अगर मैं इस आवेश पर देखूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर की तरफ लगेगा? राइट साइड में, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आप देख ही सकते हैं, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, फील्ड अंदर है, तो मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। लेकिन इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। वो तब हो सकता है जब ये और ये क्वांटिटी में इक्वल हो। वो QE परिमाण का है, ये QVB परिमाण का है, तो QVB बराबर QE रहा होगा, तो V बराबर, तो अगर हमसे पूछा जाए कि V कितना रहा होगा तो हम कहेंगे E और B के अनुपात के बराबर रहा होगा। ये मतलब है मेरी बात का। तो ये जो केस में डिस्कस कर रहा था कि जब थीटा 90 हो, आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे और कण पर परिणामी बल 0 हो, तो ऐसी परिस्थिति में कण की गति सरल रेखीय होगी और उसकी जो स्पीड होगी वो E और B के अनुपात के बराबर होगी। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, वेलोसिटी सेलेक्टर। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, बात को समझना। अब अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा समझिए, ये कंबाइंड फील्ड हो गया, ये कंबाइंड फील्ड हो गया। अब आपने क्या किया, इस फील्ड में एक आवेशित कणों का पुंज, आवेशित कणों का पुंज इसमें से गुजारा, जिनमें अलग अलग स्पीड है, जिनमें स्पीड अलग अलग तरीके की है, किसी की E बाई बी से कम, किसी की E बाई बी से ज्यादा और किसी की E बाई बी के बराबर। बच्चों इंपॉर्टेंट बात, भिन्न भिन्न स्पीड के परंतु समान द्रव्यमान, समान आवेश के। आवेशित कणों का पुंज है जिन पर सब पे आवेश बराबर है, सबका द्रव्यमान बराबर है, स्पीड उनकी अलग अलग है। तो अब बच्चों क्या होगा, बात समझिएगा। मैंने भी एक पॉइंट बोला था, स्पीड सेलेक्टर। तो क्या अर्थ है, वो स्पीड सेलेक्टर के बारे में ही बात कर रहा हूं। बच्चों जिनकी स्पीड E और B के अनुपात के बराबर है वो तो सीधे निकल जाएंगे। जिनकी स्पीड इस मान से ज्यादा है, जिनकी स्पीड E बाई बी के बराबर है वो तो सीधे निकल जाएंगे। जिनकी स्पीड, उनके ऊपर तो फोर्स 0 हो जाएगा, और जिनकी स्पीड E बाई बी से ज्यादा है, V का मान E बाई बी से ज्यादा है, तो उसका मतलब ये हो गया ज्यादा स्पीड होने से कौन सा फोर्स ज्यादा होता है? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तो स्पीड डिपेंडेंट ही नहीं है,
तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? लेफ्ट में। तो उस स्थिति में फिर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, और मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो फिर सरल रेखा की गति नहीं हो पाएगी, फिर ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा उस केस में। ठीक है, यहां F0 है, सरल रेखीय गति। और थर्ड केस, इफ V लेस देन E बाई बी हो बच्चों, तो उस कंडीशन में फिर FE ग्रेटर देन FB हो जाएगा। तो सरल रेखीय गति के लिए केवल अर्थ क्या है कि ये जो आवेशित कणों का पुंज है उनमें से कुछ आवेश इधर चले जाएंगे, कुछ आवेश इधर चले जाएंगे, और कुछ कण बिल्कुल सीधे जाएंगे। यानी कि केवल कौन से वाले कण बिल्कुल सीधे जाएंगे? जिनके पास ये वाली स्पीड होगी। तो आप क्या करिए, आप ये पहले ये डिसाइड करिए कि आपको कौन सी स्पीड चाहिए, कौन सी स्पीड के पार्टिकल्स चाहिए। तो अगर आपने E और B का मान, जो आपकी वांछित स्पीड है उसके बराबर, E और B का अनुपात आपकी वांछित स्पीड के बराबर रखी है, तो वांछित स्पीड वाले पार्टिकल्स तो सीधे चले जाएंगे, बाकी कुछ दाएं घूम जाएंगे, कुछ बाएं घूम जाएंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिए वो पार्टिकल जो हमें चाहिए थे, वो सीधे सीधे निकल के आ जाएंगे। तो इसे कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। एक और स्पेशल केस ले रहा हूं बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और V भी इसी दिशा में। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा इसके कारण, क्योंकि पैरेलल हैं ये दोनों। इलेक्ट्रिक फोर्स होगा सिर्फ, और V बढ़ता रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। प्लस Q मान के चल रहा हूं, और अगर माइनस Q होता तो V घटता रहता। और एक और स्थिति, मान लीजिए ये B है, ये V है, और ये E है। तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों? बड़ा इंटरेस्टिंग केस। तो यहां पर ये B, ये E, ये V पैरेलल, ये V परपेंडिकुलर, तो ये तो आगे ले जाएगा कण को, और ये वृत्तीय गति कराएगा। इधर से देख रहे हैं, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहां मैंने गैप बढ़ा दिया। तो बच्चों यहां पर जो पिच होगी वो नॉन यूनिफॉर्म पिच होगी, नॉन यूनिफॉर्म पिच। मैंने मान लिया कि जो आवेश है वो प्लस का है। अब उस कारण से क्या होगा, ये V पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है, V पैरेलल इंक्रीज होता चला जाएगा। जो R है वो MV परपेंडिकुलर अपॉन QV के बराबर रहेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म पिच होगी। और अगर E का मान 0 होता, अगर E का मान 0 होता, ये नहीं होता, तो उस स्थिति में यूनिफॉर्म पिच होती। जैसा कि मैं पहले वाला केस पढ़ा के आया हूं कि अगर V B के साथ कुछ कोण बनाते हुए हो, परंतु उस स्थिति में E नहीं था तो यूनिफॉर्म पिच थी, यानी ये गैप्स बराबर रहेंगे तब जब E 0 होगा। परंतु ये गैप चेंज होता चला जाएगा तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा, नॉन यूनिफॉर्म पिच। तो बच्चों E के होने से और नहीं होने से क्या प्रभाव पड़ा? तो दो केस, E बराबर 0 तो यूनिफॉर्म पिच, E बराबर 0 नहीं
तो नॉन यूनिफॉर्म पिच। ये कहानी, ठीक है बच्चों हमारे पास रोज डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। आज अपन एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का काम करते हैं। बच्चों इसमें जो S है वो चार्ज पार्टिकल सोर्स है, यानी ये चार्ज पार्टिकल रिलीज करने का काम करता है। और ये जो दो D1 एंड D2 देख रहे हैं आप, ये D1 D2 खोखली Ds हैं और यहाँ पर एक ऑसिलेटर लगा हुआ होता है जो D1 और D2 के बीच में विभवांतर क्रिएट करने का काम करेगा। लेकिन ये ऑसिलेटर है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए D1 प्लस में रहेगा, D2 माइनस में रहेगा। आधे चक्र के लिए, हाफ साइकिल लिखा मैंने, आधा चक्र, आधे चक्र के लिए D1 प्लस में, D2 माइनस में, और अगले आधे चक्र के लिए उल्टा हो जाएगा, D1 माइनस का D2 प्लस का हो जाएगा। बच्चों ये जो D1 D2 है, Ds हैं, इनकी आंतरिक दीवार कॉपर की बनी हुई होती है ताकि वैद्युत क्षेत्र अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। दूसरी बात, D1 D2 के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जब ये सोर्स आवेश को अंदर की तरफ भेजेगा, तो जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो अब मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लंबवत है और ये सोर्स चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर या अंदर की तरफ है, यानी इस रेखा पर है, और ये जो सोर्स है आवेश का, ये आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित करता है। और अपन पढ़ चुके हैं कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराया जाएगा तो उसमें वृत्तीय गति होगी, और वृत्तीय मार्ग की जो त्रिज्या होती है वो mv/qb के बराबर होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर या अंदर और आवेश का प्रक्षेपण ऐसे लंबवत कराया जाएगा तो आवेश ऐसे वृत्ताकार घूमने लगेगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या होती है r mv/qb। m, q और b यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट है, तो r प्रोपोर्शनल टू v बोल सकते हैं, क्योंकि m, q और b यहाँ पर फिक्स अमाउंट है। अब r प्रोपोर्शनल टू v का मतलब है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ेगी। अब इसीलिए आपने नोटिस किया हो, मैंने यहाँ पर जो आवेश का मार्ग है वो एक सर्कल नहीं बनाया, स्पाइरल बनाया है मैंने। स्पाइरल बनाए जाने के पीछे कारण क्या है, जैसे यहाँ से आपने प्रक्षेपित किया अंदर तो वो घूम के आएगा, यहाँ से प्रक्षेपित किया अंदर फिर वो घूम के आएगा। जब वो एक डी से दूसरी डी पे आने वाला होता है तो एक प्लस पे एक माइनस पर है, तो वो त्वरित गति करेगा और विभवांतर के कारण गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। तो एक डी से जब वो दूसरी डी पे आएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में इजाफा होगा। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने के कारण उसकी त्रिज्या बढ़ेगी r। v होता है √2m/k, r प्रोपोर्शनल टू v है और हाफ mv² k के बराबर होता है, तो v होता है √2k/m, इसको √2k/m यानी r प्रोपोर्शनल टू √k भी लिख सकते हैं अपन। तो जैसे जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसके मार्ग की जो त्रिज्या है वो बढ़ेगी। तो हुआ क्या, सिंपल फंडा, सोर्स ने पहले लंबवत प्रक्षेपित किया, एक डी में घूमा, जब एक डी से दूसरी डी में आया तो विभवांतर के कारण उसकी गतिज ऊर्जा में इजाफा हुआ। फिर इस डी मान लीजिए अंदर गया, फिर यहाँ घूमा, तो जब तक अंदर घूमेगा जब तक तो उसकी गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी, लेकिन जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
फिर यहां से अंदर घूमेगा, फिर नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर जब यहां से यहां घूमे जंप करेगा तो बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या है कि जब आवेश एक बार एक डी से दूसरी डी पर जंप करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्यूवी का गेन आता है, क्यूवी का इजाफा होता है। और एक पूरे साइकिल के दौरान वो 2 बार जंप कर रहा है, एक बार D2 से D1 और दूसरी बार D1 से D2। एक चक्र में आवेश 2 बार एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा है, पहले यहां से यहां, फिर आधा चक्कर, फिर यहां से यहां। तो एक चक्कर में अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि एक चक्कर में आवेश की गतिज ऊर्जा में जो लाभ होगा प्रति चक्कर, आवेश की गतिज ऊर्जा में होने वाला लाभ प्रति चक्कर आवेश की काइनेटिक एनर्जी में होने वाला लाभ बराबर 2qv। तो प्रति सेकंड होने वाला लाभ बराबर 2qv इंटू एफ हो जाएगा। यहां एफ है प्रति सेकंड काटे गए चक्रों की संख्या। तो फिर से एक बार समझ लें, सोर्स ने भेजा लंबवत, वृत्तीय गति करी, यहां से आया क्यूवी का लाभ, फिर यहां वृत्तीय गति करता हुआ यहां पहुंचेगा, फिर यहां से आया क्यूवी का लाभ। तो एक चक्कर में कितना लाभ हो गया बच्चों? 2qv का। और क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण r का मान बढ़ता जाएगा, इसलिए उसका मार्ग वृत्तीय नहीं होकर स्पाइरल है, लगातार वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो ऐसे धीरे 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 उसका सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली जिस काइनेटिक एनर्जी पर हमें उसे बाहर निकालना है, यहाँ पर एक डिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है, वो डिफ्लेक्शन प्लेट उसको यहाँ से बाहर निकाल देती है। तो हम डिफ्लेक्शन प्लेट की स्थिति इस तरीके से रखते हैं कि जितनी काइनेटिक एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन को सेट करते हैं और वो निकल के यहाँ से बाहर आ जाता है। तो बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं कि साइक्लोट्रॉन में जब चार्ज एक डी से दूसरी डी पर जंप करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है क्यूवी मात्रा से, और फिर जब चक्कर काटने के बाद, आधा चक्कर काटने के बाद यहां से यहां जंप करता है, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है क्यूवी मात्रा से। फिर आधा चक्कर पूरा करने के बाद जब यहां से यहां आएगा तो फिर बढ़ जाएगी। तो आप देखिए, एक बार बढ़ी, फिर आधा चक्कर, फिर एक बार बढ़ी, फिर आधा चक्कर पूरा, यानी एक तरीके से एक चक्कर पूरा। तो एक चक्कर में काइनेटिक एनर्जी में कुल इजाफा हुआ 2qv। अब आप सोच रहे होंगे एक बार तो बढ़ी, फिर दूसरी बार क्यों बढ़ी? उसका कारण बच्चों मैंने आपको बताया, यहां पर जो स्रोत इस्तेमाल किया गया है वो ऑसिलेटर है। आधे चक्र में ये प्लस पे रहेगा, ये माइनस पे रहेगा, फिर आधे चक्र में ये प्लस पे रहेगा, ये माइनस पर रहेगा। तो इस तरीके से जब आवेश यहां से यहां कूदने पर गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा तो वापस यहां से यहां कूदने पर भी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा, क्योंकि जैसे ही वो यहां से यहां कूदने की बारी आएगी वापस से ये प्लस माइनस का चिन्ह कन्वर्ट होकर माइनस प्लस में हो जाएगा। यानी जैसे ही जब भी उसके जंप करने की बारी आएगी यहां पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पोलैरिटी तभी चेंज होनी चाहिए जब आवेश के यहां से यहां जंप होने के, जब आवेश यहां से यहां जंप होने ही वाला हो। जब यहां से यहां जंप होने वाला हो ये चेंज हो जाए,
फिर जब वो यहाँ घूम रहा हो चेंज ना हो, फिर जब वो यहाँ से यहाँ कूदने वाला हो फिर चेंज हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोलरिटी जो चेंज होनी चाहिए वो इस आधे चक्कर में लगने वाले समय में चेंज होनी चाहिए और एक चक्कर में 2 बार चेंज होनी चाहिए। एक चक्कर में 2 बार चेंज होनी चाहिए। एक चक्कर में बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसने हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। कहने का तात्पर्य ये है, और एक बार प्लस पे माइनस पे, फिर माइनस प्लस पे, फिर वापस प्लस माइनस पे, तो ये इसका एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट कहलाएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कहलाएगा इसका। फिर रिपीटेशन चालू हो जाएगा, तो इसका एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट कहलाएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसका एक दोलन इसके एक चक्कर में लगने वाले समय के बराबर होना चाहिए। क्या मतलब है? 1 ऑसिलेशन इक्वल टू इज इक्वलेंट टू 1 रिवॉल्यूशन टाइम taken in 1 oscillation is equal to time taken by charge in 1 revolution। ऐसे समझिए, यहां एक दोलन में लगने वाला समय और यहां एक चक्कर में लगने वाला समय बराबर होना चाहिए। यह बेसिक फंडा है। कहने का मतलब इस दोलन का आवर्तकाल और इसका आवर्तकाल समान होना चाहिए, और इस बात को फ्रीक्वेंसी में बोलें तो इसकी फ्रीक्वेंसी और उसके घूमने की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। चक्रण आवृत्ति, प्रति सेकंड काटे गए चक्रों की संख्या। तो यहां पर यूं और कह सकते हैं कि एफ ऑसिलेटर बराबर इसकी चक्रण आवृत्ति एफ के बराबर होना चाहिए। ये अनुनाद की स्थिति कहलाती है। तो अनुनाद की स्थिति में इसके घूमने की आवृत्ति और इसकी दोलन आवृत्ति सेम होती है, तथा एफ का मान हमको पता है, एफ बराबर ओमेगा बाई 2 पाई, और ओमेगा होता है बच्चों क्यूबी बाय एम। तो ये हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि अनुनाद की स्थिति रहे तो उसके लिए ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। यानी जो ऑसिलेटर हम चुनेंगे वो इस फ्रीक्वेंसी का चुनेंगे। एक बात बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आवेश की त्रिज्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से आर बढ़ेगा। जब आवेश यहां से निकलने वाला है उस वक्त ये त्रिज्या मान लीजिए आर है, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी का मान आवेश का मैक्सिमम रहेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी के मैक्स बराबर हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, अपन ऐसा लिख सकते हैं। और इसी बात को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वी एम वी मैक्स इक्वल टू आर मैक्स। तो V max इक्वल टू क्यू बी, आर मैक्स
आर मैक्स का मतलब ये वाली त्रिज्या हो गई। अगर नहीं दिया हुआ होगा तो डी की त्रिज्या को ही अपन आर मैक्स मान लेंगे। तो दिया हुआ है आर अपॉन एम, तो के मैक्स बराबर हाफ एम क्यू बी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ये होगा अपना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एक और चीज हम कह सकते हैं, के फाइनल बराबर के इनिशियल प्लस के फाइनल बराबर के इनिशियल प्लस n इंटू 2qv। हम जानते हैं एक चक्कर में गतिज ऊर्जा में 2qv का लाभ होगा और n निकलने से पहले काटे गए चक्रों की संख्या है। कण द्वारा आवेशित कण द्वारा n है आवेशित कण द्वारा d के अंदर बाहर आने से पहले काटे गए चक्रों की संख्या। n है आवेशित कण द्वारा d के अंदर बाहर आने से पहले काटे गए चक्रों की संख्या, और एक चक्कर में यदि t है आवेशित कण द्वारा d के अंदर गुजारा गया कुल समय, तो n बराबर हो जाएगा t बाई टी, यानी कि t इंटू एफ। t एक चक्कर में लगने वाला समय और 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी हमें पता ही है qb बाय 2πm। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों का जवाब दे सकते हैं, बस हमें बेसिक फंडा पता होना चाहिए। एक चक्कर में 2qv का गेन होता है और आवेशित कण के चक्कर की जो आवृत्ति होती है वो, और जो दोलित्र हमने लगाया है ऑसिलेटर विभवांतर पैदा करने के लिए, उसकी आवृत्ति अनुनाद की स्थिति में बराबर होनी चाहिए। बच्चों, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा। बच्चों, देखने का पॉइंट यह है कि हमने जो पहले चर्चा की वो गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल की बात की, और बच्चों धारावाही जो तार होता है उसमें भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही गति करते हैं। तो जाहिर है गतिमान आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि धारावाही तार अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो भी चुंबकीय बल महसूस करेगा, क्योंकि धारावाही तार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो गति करते हैं और जो धनायन है वो स्थिर रहते हैं, तो उनके ऊपर तो फोर्स लगेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा। तो अगर ये कोई करंट कैरिंग वायर है, धारावाही तार, उसमें बहने वाली धारा है I, और मान लीजिए ये एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जिसका मान है B, और ये इसका अल्पांश है। अल्पांश में जो लंबाई सदिश है dl वेक्टर है, ये यहाँ पर जो लंबाई सदिश है उसको हम धारा की दिशा में ही चुनेंगे। तो बच्चों dl सदिश धारा की दिशा में भी यहाँ पर अंदर की तरफ, तो
तरीका वही, राइट हैंड रूल। ज्यादातर केसेस में मैं राइट हैंड रूल से ही काम करूंगा। बी अंदर की तरफ है तो अंगूठे को कर देंगे हम धारा की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम उंगलियों को रखें तो एफ की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। तो इस अल्पांश पर जो हमने चुना है यहां पर, इस पर डीएफ की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। तो डीएफ को वेक्टर फॉर्म में अगर हम बोले बच्चों तो जनरल वे में लिखते हैं इसको हम आई डी एल क्रॉस बी, यानी कि एफ जो होगा वो इंटीग्रल ऑफ डीएफ होगा और इसको भी लिख सकते हैं हम आई इंटीग्रल ऑफ डीएल क्रॉस बी यदि बी यूनिफॉर्म हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, तो एफ का मान हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल ऑफ डीएल। ये डीएल ये बी इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और उस केस में और इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब होता है एफ आई। ये होगा बच्चों शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू एंड्स। ये इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट लेंथ से मेरा तात्पर्य क्या है, ये वायर है और ए से लेकर बी तक के हिस्से पर अपने को इसमें धारा बह रही है आई और ए से लेकर बी तक के हिस्से पर अपने को चुंबकीय बल देखना है और बी है दाएं ओर। तो बच्चों ध्यान देने की बात क्या है कि अपने को इसके एक्चुअल शेप से मतलब नहीं है, अपन इसमें शॉर्टेस्ट लेंथ देखेंगे। तो यहां जब हम F लिखेंगे तो हम लिखेंगे I इंटू, मैंने बोला शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू एंड्स और वेक्टर फॉर्म में लिखना है इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां वेक्टर फॉर्म में और लेना किधर से किधर की तरफ है, प्रारंभिक जहां से धारा प्रवेश कर रही है वहां से जहां तक जा रही है वहां तक, तो इधर से उधर की तरफ। तो इसको लिखेंगे ए बी वेक्टर क्रॉस बी। ये बी तो चुंबकीय क्षेत्र का है, ये बी पॉइंट बी का है। तो इस तरीके से हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। शॉर्टेस्ट लेंथ और किधर से किधर की तरफ, धारा के प्रवेश करने से लेकर धारा के निकलने के बिंदु तक। जिस पार्ट पर आपको कैलकुलेट करना है उसके एक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ। तो अब आप खुद समझ गए होंगे बच्चों कि कंसेप्ट क्या हुआ कि यदि कोई धारावाही लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो किसी भी आकृति का, यदि कोई धारावाही लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर लगने वाला कुल बल सदैव शून्य होगा। अब कारण समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि जब हम बंद लूप लेंगे तो
धारा जिस सिरे से प्रवेश कर रही है वो और जहां आ रही है वो दोनों सिरे बिल्कुल पास पास आ गए, बिल्कुल नजदीक आ गए, तो जो इसमें ए बी वेक्टर है वो 0 हो जाएगा। तो ये चीज 0 हो जाएगी। तो चाहे क्षेत्र कुछ भी रहा हो, धारा कुछ भी रही हो, एफ का मान 0 ही आएगा। चाहे वृत्ताकार हो, आयताकार हो, कैसा भी आकृति का हो, इस लूप पर भी एफ का मान 0 ही आएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि अगर कोई धारावाही लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, भले ही वो किसी भी आकृति का हो, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 होगा, क्योंकि ये चीज उस लूप के लिए ये चीज 0 हो जाएगी। लूप के लिए ये चीज हमेशा 0 होगी। बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 18002121